Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is the second lecture of chapter number 2 and the name of second chapter is the atomic structure. Our topic is radioactivity. But before going to understand the phenomena of radioactivity, let's have a review about an atom. एटम के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, मींस द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड और डेंसर पार्ट कहलाता है। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है और डेंसर पार्ट कहलाता है ये। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर कंसिस्ट होता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। हर एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से मुख्तलिफ होते हैं और ये डिफरेंस दोनों में, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स में डिफरेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का होता है। मींस कि उनके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब हुआ कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो सकते हैं। सो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसीलिए जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन तो उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स तो उसका एटॉमिक नंबर 2। इसी तरह से किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को उस एटम का मास नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम के का मास नंबर किसी और एटम के मास नंबर से रिजेंबल कर सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट के एटम का डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, हर किसी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका मास नंबर सेम हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि उनका मास नंबर सेम होगा। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर की बेस पर केमिस्ट ने तमाम एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और वो तमाम एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से ज़्यादा था, ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स कहलाए। हैवी एलिमेंट्स वो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो इतना हैवी होता है कि वो नॉर्मली स्टेबल कंडीशन में नहीं पाए जाते। इस तरह के तमाम एलिमेंट्स अपने न्यूक्लियस में से एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी रिलीज के रिजल्ट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो पहले के मुकाबले में स्टेबल होते हैं और वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स जिनको हम हैवी एलिमेंट्स कहते हैं, उनमें से खुद ब खुद एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं। अब वो एनर्जी जो कि एक हैवी एलिमेंट में से रिलीज हो रही है, रिलीज होने के बाद वो एटम्स खुद या वो एलिमेंट्स खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं एक नॉर्मल और स्टेबल एलिमेंट में। हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स है लाइक यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम एंड रेडियम एक्सेट्रा। Definition of radioactivity. It is a spontaneous disintegration of nucleus. Spontaneous means automatically. ऐसा रिएक्शन के जो कि खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, हमें ना करवाना पड़े वो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा खुद ब खुद स्टार्ट होने वाला रिएक्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस खुद को डिकम्पोज करता है और न्यूक्लियस की डिकम्पोजिशन के नतीजे में बहुत सारी इनविजिबल रेडिएशन जो हैं वो न्यूक्लियस के में से बाहर एमिट होती हैं। ऐसे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
वो तमाम सब्सटेंस जिनमें से ये इनविजिबल रेडिएशंस रिलीज हों, ऐसे तमाम हैवी एलिमेंट्स को, अनस्टेबल एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये फिनोमेना जिसके अंदर से, जिसमें रेज निकल रही हैं न्यूक्लियस के में से, और वो एलिमेंट जो कि हैवी हैं वो खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल और स्टेबल एलिमेंट्स के अंदर, ऐसे प्रोसेस को और ऐसे फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो डिकम्पोजिशन होती है वो 3 फ्रैक्शंस में होती है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में एक हैवी एलिमेंट और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकल रिलीज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास एक अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल एलिमेंट जो है उसके न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए। इसका मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर कम हो गया, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए, और नंबर 2 उसका मास नंबर भी कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और उसका मास नंबर है 238। जैसे ही उसमें अल्फा डीके स्टार्ट हुआ, अल्फा डीके के स्टार्ट में क्या हुआ कि यूरेनियम के हर एटम में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। अब 2 प्रोटॉन्स रिलीज होने का मतलब हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर पहले 92 था और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाते हैं। 92 से डिक्रीज होकर आ गया, दो निकालिए जरा 92 में से, तो आपके पास आ गया 90। इसका मतलब कि अब जो आपके पास एलिमेंट बना है उसका एटॉमिक नंबर 90 है। देन आपके पास 238 मास नंबर है यूरेनियम का। अब देखें 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए थे। सो आप ये 4 नंबर को डिलीट कर दीजिए या आप निकाल दीजिए 238 में से, आपके पास रिजल्टेंट मास बनेगा 234। सो आप पीरियोडिक टेबल में चेक कीजिए, 90 नंबर पर मौजूद एलिमेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है यूरेनियम। साथ में आपके पास जो चीज रिलीज हुई है पार्टिकल्स, वो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का एटम के न्यूक्लियस में से रिलीज होना अल्फा डीके कहलाता है। डीके का मतलब होता है डिकम्पोजिशन होना। बीटा decay occur when the nucleus emit an electron. This electron is not an orbital electron. बीटा डीके का मतलब होता है ये सेकंड फ्रैक्शन कहलाती है, और सेकंड फ्रैक्शन के नतीजे में हैवी एलिमेंट का न्यूक्लियस अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से रिलीज होता है। इस तरह की डीके को हम बीटा डीके कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि वो न्यूक्लियस का अपना एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है जिसको उसने इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया है और फिर उसको रिलीज कर दिया है। जब अल्फा और बीटा डिकम्पोजिशन हो रही होती है उसके नतीजे में एक एटम, जब मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं न्यूक्लियस में से एक एटम के, तो उसके रिजल्टेंट हमारे पास उस एक अनस्टेबल एलिमेंट के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है। पार्टिकल्स कम हो जाते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अभी ज़्यादा जो हाई एनर्जी का लेवल है उसको हम कहते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट होती है। जब एक अनस्टेबल एलिमेंट ने अपने पार्टिकल्स को कम कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, अब नेक्स्ट लेवल आता है कि जब उसको अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी कम करना है। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम करना होगा तो न्यूक्लियस क्या करता है कि वो रेडियो एक्टिव रेज रिलीज करता है अपने अंदर से। ये रेज जो कि रेडियो एक्टिव रेज कहलाती हैं, ये हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं, और इन हाईली पेनिट्रेटिंग पावर एनर्जी की रिलीज को हम गामा डीके कहते हैं या गामा डिकम्पोजिशन कहते हैं। Now, the history of discovery. First, Henry Becquerel. He discovered spontaneous radioactivity, यानी कि खुद ब खुद जो रेडियोएक्टिविटी होती है इन्होंने वो डिस्कवर की थी, और 1903 में इन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, जो कि इन्होंने मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के साथ जो है वो शेयर किया था। मैरी क्यूरी मैरी क्यूरी ने टर्म रेडियोएक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इन्होंने 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, पोलोनियम और रेडियम को।
1903 में इन्होंने अपना फर्स्ट नोबेल प्राइज अपने हस्बैंड पैरी क्यूरी और हेनरी बेक्यूरेल के साथ शेयर किया था, जो कि फिजिक्स की फील्ड में था। सेकंड नोबेल प्राइज इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने विन किया था और वो 1911 में किया था। और ये सेकंड प्राइज जो नोबेल प्राइज इनको केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था, ये फॉर द डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम इनको गिवन था। मैरी क्यूरी ने अपनी सारी जिंदगी रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने में, इसके डिफरेंट फिनोमेनास को, उसकी एप्लीकेशन को जो है वो ढूंढने में सर्व किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ही डिस्कवर द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की नेचर बताई थी। मीन जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है तब कौन कौन सी रेज निकलती हैं, किस तरह से निकलती हैं, वो क्या चार्ज कैरी करती हैं। और 1908 में इन्होंने भी नोबेल प्राइज विन किया था। Let's try to understand the Rutherford experiment in which he discovered the nature of radioactivity. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया था जिसको लेड ब्लॉक के अंदर प्लेस किया था। लेड ब्लॉक दरअसल मेटल का बना हुआ एक ब्लॉक है कि जिसके बिल्कुल सेंटर में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा। उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बिल्कुल बाहर, लेड ब्लॉक के बाहर की तरफ जो है दो प्लेट्स लगाई। वो प्लेट जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी। अब एक प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह कैरी कर सकती है, मुख्तलिफ मेथड से, लेकिन यहाँ जो था, यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। सो एक पॉजिटिव चार्ज थी, एक नेगेटिव चार्ज थी। प्लेट्स के बाद बिल्कुल सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई। फोटोग्राफिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिसके ऊपर हम इमेज ऑब्टेन कर सकें। After some time, Ernest Rutherford observed कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रिलीज होने वाली रेज जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में से गुजरी और उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक किया, तो उनमें से कुछ रेज ऐसी थी जिनका रुख या जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी हुई थी, कुछ ऐसी रेज थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी हुई थी, और कुछ ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट आकर फोटोग्राफिक प्लेट पर हिट किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस एक इमेज से जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे मिला, उन्होंने ये बात निकाली, ये एक रिजल्ट निकाला कि वो तमाम के तमाम रेज जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ टर्न कर गई थी, वो सब की सब पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, और उन सब को उन्होंने अल्फा रेज कहा। हम जानते हैं, हम पहले भी कुछ स्लाइड्स पहले हमने इस बात को पढ़ा है कि वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो कि अल्फा डीके के नतीजे में निकले, वो तमाम के तमाम हीलियम न्यूक्लियस कहलाए, यानी कि उनके अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे। सो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए, और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट चार्जेस, इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए थे। Then some deflected towards the positive plate and carry negative charge named as beta rays. कुछ ऐसी रेज थी जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर गई थी। हमने पढ़ा कि बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स जो होती हैं, दरअसल वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस रिलीज करता है। सो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज रेज जो थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर गई। अगेन हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पर भी आपके पास बीटा पार्टिकल्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर गए। देन उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि कुछ वो रेज भी थी जो कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्राइक कर गई थी फोटोग्राफिक प्लेट पे। उन्होंने कहा कि ये कोई चार्ज कैरी नहीं करती, ना इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न किया इन्होंने, ना इन्होंने नेगेटिव प्लेट की तरफ टर्न किया, बल्कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधा इनके बीच में से गुजर गई। Characteristics of alpha rays. Alpha rays are actually the helium nuclei, that is two protons and two neutrons. वो तमाम के तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनमें अल्फा डिके होता है या अल्फा डिकम्पोजिशन होती है, उसमें वो तमाम एलिमेंट्स जो कि अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई है, ऐसे तमाम के तमाम एटम्स को हम पेरेंट एटम या पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं।
और आफ्टर डिकम्पोजिशन जो आपके पास एक स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है उसको हम कहते हैं कि वो डॉटर न्यूक्लियस है। अब अल्फा डीके में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए थे। अगर हम एक हीलियम के यानी कि सेकंड नंबर पे जो एटॉमिक नंबर के साथ जो एलिमेंट अवेलेबल है वो हीलियम होता है। अगर हम हीलियम का मास नंबर चेक करें तो उसका मास नंबर होता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। सो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है दरअसल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए, इसका मतलब कि हमारे पास जो हीलियम न्यूक्लियर था वो कंप्लीट बना, इलेक्ट्रॉन तो रिलीज ही नहीं हुआ। तो हमने कहा कि ये दरअसल जो अल्फा रेज थे वो हीलियम का न्यूक्लियस था। These rays bend towards the negative pole when they are allowed to pass through an electric field. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से अल्फा रेज को गुजारें हैं तो हम देखेंगे कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो टर्न कर जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि यकीनन नेगेटिव की तरफ टर्न करने का मतलब हुआ कि अपोजिट चार्जेस हैं तो यकीनन अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अल्फा रेज कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर और क्लॉथिंग। अल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। अल्फा रेज के रास्ते में अल्फा रेज जब पास हो रही हैं तो अगर इनके रास्ते में आप एक पतला सा कपड़ा या एक पेपर शीट का पेपर ही ले रख देंगी तो ये फौरन से स्टॉप हो जाती हैं। Characteristics of beta rays. Beta rays are the electrons. Their EM ratios resembles with the electrons. बीटा रेज के बारे में कहा गया कि बीटा रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस रिलीज करता है। अब स्टूडेंट्स कैसे पता चला कि बीटा डीके में या बीटा रेज में जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो दरअसल क्या हमने वो इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा डीके में रिलीज हो रहे थे हमने उनका ईएम यानी कि चार्ज टू मास रेशो जो है वो कंपेयर किया बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन से। वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो जो कि हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें जे थॉमसन ने डिस्कवर करके दिया था। हमने दोनों का जब चार्ज टू मास रेशो कंपेयर किया तो दोनों का चार्ज टू मास रेशो था वो सेम निकला। सो हमने कहा कि बीटा रेज में आपके पास जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जो रेज मिल रही हैं वो यकीनन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पे कैरी करती हैं। These rays bend towards the positive pole when they are allowed to pass through the electric field. वही बात कि ये तमाम पार्टिकल्स अगर इनको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारें तो ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर जाएंगे, जिसका मतलब हुआ कि बीटा रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। बीटा रेज कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम फॉइल और ग्लास प्लेट एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स और बीटा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसीलिए बीटा रेज के पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है उसको स्टॉप करने के लिए अगर हम एल्यूमिनियम प्लेट या एल्यूमिनियम फॉइल यूज करेंगे तो बहुत इजीली वो रुक जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा रेज. Gamma rays are the energy wave in nature. It means they are not material particles. यानी कि गामा रेज जो है वो ना प्रोटॉन्स कैरी करते हैं ना न्यूट्रॉन्स कैरी करती हैं गामा रेज, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती हैं, बल्कि गामा रेज आर प्योर एनर्जी। These rays remain undeflected. ये एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस करेंगे गामा रेज के इर्द तो ये किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होंगी बल्कि ये स्ट्रेट पास आउट कर जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि ना तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं ना ही नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर कैन बी स्टॉप्ड बाय 1 मीटर थिक कॉन्क्रीट और सेवरल सेंटीमीटर थिक लेड वॉल। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की पाई जाती है। ये ना तो पेपर और शीट पेपर से रुकती है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, ना ही है ये एल्यूमिनियम फॉइल से कंट्रोल होती है, बल्कि बाद मरतबा तो 1 मीटर थिक कंक्रीट की वॉल या कई सेंटीमीटर थिक लेड वॉल, लेड एक मेटल है उसकी वॉल भी जो है बाद मरतबा गामा रेज को रोकने में नाकाम साबित होती है। Here is a comparison between अल्फा बीटा एंड गामा रेज। सबसे पहले अल्फा रेज को देखें। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल्स दरअसल एक हीलियम का न्यूक्लियर है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अल्फा रेज जब पेनिट्रेट करती हैं एक पेपर में तो वो वहीं पर ही स्टॉप कर जाती हैं। जब हम बात करते हैं बीटा रेज की तो बीटा रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर एज कम्पेयर टू अल्फा कम होती है, इसीलिए ये पेपर ऑफ शीट में से तो गुजर जाते हैं
लेकिन ये एक एल्यूमिनियम की पेपर में से गुजर नहीं सकते, इसलिए वहीं स्टॉप हो जाते हैं. But as compared to alpha and beta, gamma rays have more penetrating power. That's why the gamma rays can pass through paper, aluminium, and even some rays can pass through the lead block. This is the end of our lecture. I hope आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.